Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Aman, your tutor, and today we are going to discuss class 11 chapter 5 which is laws of motion. So guys, हमने प्रीवियस क्लास में अपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, फोर्स पढ़ लिया था एंड मोमेंटम पढ़ लिया था. इस क्लास में हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ एंड फोर्स इन केस ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, इन तीन टॉपिक्स को हम इस क्लास में कवर करेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग होती है न्यूटन के सेकंड लॉ से, बिकॉज हमने फर्स्ट पहले पढ़ लिया था. सो न्यूटन के हमें फर्स्ट लॉ में हमें क्या मिला था? फोर्स मिला था. तो हमें ये पता चला था कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट तभी चेंज करती है जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है. लेकिन हमें ये नहीं पता चला था कि बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई होता है. हम बॉडी को कितना फोर्स देंगे कि बॉडी मोशन में या रेस्ट में आ जाएगी. बट न्यूटन के सेकंड लॉ में हमें पता चल जाएगा कि हमें बॉडी पे कितना फोर्स देना पड़ेगा कि बॉडी मोशन में आ जाए या रेस्ट पे हो जाए. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो न्यूटन का सेकंड लॉ पहले देखते हैं. न्यूटन का सेकंड लॉ था क्या? न्यूटन ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पता कर लिया था कि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. ओके, सो न्यूटन ने कहा कि जो बॉडी का जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे, कि मोमेंटम टाइम के अकॉर्डिंग क्या कितना चेंज हो रहा है, मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है. ओके, वो क्या डिसाइड करेगा कि बॉडी पे कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा. इससे हमें क्या पता चला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. मोमेंटम. ओके, सो इससे हमें पता चला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. सो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे के का यूज़ करेंगे. हम क्या यूज़ करेंगे? न्यूटन ने यूज़ करा था के का. के एक कॉन्स्टेंट होता है. ओके, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल्टा पी से डिनोट कर सकते हैं और टाइम को हम लोग डेल्टा टी से डिनोट करेंगे. ओके, इसमें हमें न्यूटन ने बताया कि ये जो के जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 है. ओके, अब देखिए F इज इक्वल टू, तो 1 तो आ गया. अब ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो ये जब डेल्टा पी है मतलब जो मोमेंटम के बीच, दो मोमेंटम के बीच का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा छोटा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? डी पी बाय डी टी. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज जो टाइम इंटरवल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और जो मोमेंटम के बीच का डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है. दैट्स वाई हम लोग उसको डी पी बाई डी टी लिख रहे हैं. ओके, बिकॉज लिमिट टेंड्स टू जीरो. जो टाइम है वो जीरो होने ही वाला है, जीरो नहीं है बट जीरो होने ही वाला है. ओके, सो इससे हमें क्या मिलेगा? एफ इज इक्वल टू डी. अब हमें पता था मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में डी टी. ओके, एज वी नो दैट मास इज अ कांस्टेंट. मास कभी भी चेंज नहीं होता. ओके, सो मास को हम लोग बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचा? डी वी बाई डी टी बचा. डी वी बाई डी टी. अब डी वी बाई डी टी होता क्या है? आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में कि डी वी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन. सो मास डॉट एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन. सो इससे हमें पता चलेगा कि जो किसी बॉडी का फोर्स है वो हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा. ओके, सो ये था हमारे न्यूटन के सेकेंड लॉ का डेरिवेशन, फोर्स का डेरिवेशन. अब चलिए देख लेते हैं कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है. तो फोर्स जो होता है, अब आप यहाँ देखेंगे मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी. ओके, एंड एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फोर्स की क्या आ गई? फोर्स की आ गई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो फोर्स की जो डेफिनेशन, जो एसआई यूनिट हो गई वो होगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसी को हम लोग 1 न्यूटन भी लिखते हैं. ओके, इसी को हम लोग 1 न्यूटन भी लिखते हैं. ओके, अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 1 न्यूटन एग्जैक्टली होता क्या है. सो देखिए, ओके गाइज, सो 1 न्यूटन होता क्या है? अ यूनिट फोर्स इज वन विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास प्रोड्यूस्ड यूनिट एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन. 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है कि जब किसी बॉडी का मास 1 kg होगा और उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा होगा, तो जो फोर्स डेवलप होगा, जो 1 यूनिट फोर्स डेवलप होगा वही होगा 1 न्यूटन. ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे.
विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में क्या कहा, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर विच इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स. न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा कि जो फोर्स होता है वो हमेशा पेयर में आता है, कभी भी अकेला नहीं आता. ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा कि हर एक एक्शन के अपोजिट में एक इक्वल रिएक्शन भी होता है. लाइक मैं आपको कहूँ कि आप बॉल को दीवार पे फेंकिए. ओके, सो बॉल ने दीवार को जब हिट किया तो बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया, उसी में दीवार ने भी बॉल पे फोर्स लगाया, तभी तो जो बॉल होती है वो बाउंस बैक होकर वापस आ जाती है. अगर मैंने इस पेन को इस कॉपी पे ऐसे फेंका तो आपने देखा पहले तो ही गई ऐसे, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर आई, देखिए फिर से आई थोड़ा ऊपर. सो मैंने फेंका तो पेन ने कॉपी पे फोर्स लगाया, बट उसी के क्या हुआ, उसी के अपोजिट में कॉपी ने भी पेन पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से कॉपी पेन ऊपर गई. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स. सो न्यूटन का जो थर्ड लॉ था वो यही था कि हर एक्शन के अपोजिट में एक इक्वल रिएक्शन होता है. अगर आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, आप दीवार को धक्का दे रहे हो, तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपको भी दीवार थोड़ा थोड़ा पुश कर रही है. ओके, सो दैट्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ. गाइस, न्यूटन के जो थर्ड लॉ था उसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे. सपोज कीजिए ये एक सरफेस है और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 1 kg है. ओके, सो ये जो ब्लॉक है ये इस सरफेस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा बिकॉज उसके पास वेट है. ओके, फोर्स लगा रहा होगा, तो ये फोर्स जो नीचे जाएगा इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन फोर्स कहेंगे. ओके, बिकॉज वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. ग्रेविटी ये जो जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ओके, सो फोर्स लगा रहा है नीचे, तो जो नीचे फोर्स होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्शन फोर्स. अब इसने फोर्स लगाया तो ग्रेविटी क्या करेगी, मतलब जो ये जो सरफेस है ये क्या करेगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करेगा, मतलब दिखेगा नहीं बिकॉज ये 1 kg का है, बट लगा रहा होगा, बहुत छोटे अमाउंट में लगा रहा होगा. सो जो ऊपर जा रहा होगा फोर्स उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन या फिर रिएक्शन फोर्स. ओके, एंड आप एक चीज याद रखिएगा, जो रिएक्शन फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर टू एक्शन फोर्स. एक्शन फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है. ओके, अब आ जाएंगे हम लोग अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है विच इज फोर्स इन केस ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. ओके गाइज, सो देखिए फोर्स इन कनेक्टेड बॉडीज, ये 3 बॉडीज हैं कनेक्टेड है. ओके, और इन पे ये फोर्स लग रहा है. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमसे 3 चीज पूछता है. फर्स्ट वन इज एक्सेलरेशन, कि कितना एक्सेलरेशन जेनरेट हो रहा है इस फोर्स की वजह से. ओके, द सेकेंड वन इज इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स ऑन ईच बॉडी. ये भी पूछता है कि सपोज कीजिए फोर्स लगा तो M2 पे कितना फोर्स लग रहा है. ओके, M3 पे कितना फोर्स लग रहा है. एंड द थर्ड वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, टोटल कितना लग रहा है. ओके, मतलब इस
m1 की वजह से, सपोज कीजिए आप एक असेंबली में एक रो में खड़े हैं, आपको पीछे वाले लड़के ने धक्का दिया, ओके, सो पीछे वाले लड़के की वजह से आप पे कितना फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड, और आपके आगे जो बंदा था उस पर भी लगेगा, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, कि अगर आपको एक्सेलरेशन फोर्स कैलकुलेट करना है कनेक्टेड बॉडीज के केस में तो आप क्या करेंगे। सो फर्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। सो देखिए, जो फोर्स है वो क्या है, वो तो टोटल है ना, फोर्स तो सारी बॉडीज पे एक ही लगेगा, टोटल है। सो फोर्स का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स अपॉन में। अब एक्सेलरेशन में निकालना है तो टोटल फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, एक बॉडी पे नहीं, दो पे नहीं, तीन पे नहीं, सब पे लग रहा है, ओके। सो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब तीनों बॉडीज के मास के रिस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन, उसी से हमारा एक्सेलरेशन निकल आएगा, ओके। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट, इंडिविजुअल फोर्स ऑन ईच बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताइए m2 पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, आप मुझे बताइए m2 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए अगर आपको m1 का फोर्स निकालना है, m1, सो मास, m1 का मास लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो आ गया, एक्सेलरेशन। सो इस केस में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है कांस्टेंट, बिकॉज तीनों बॉडीज पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है। सो क्या लिख देंगे, ए, यहाँ पे आप लिख लीजिए एक पॉइंट कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, अगर हमें F2 का निकालना है तो m2 इंटू ए, एंड अगर हमें F3 का निकालना है तो m3 इंटू a, because acceleration is constant in contact force. In case of contact force, acceleration is constant. Okay, so हमारे दो हो गए। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, अगर हमें निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स। सो देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, कि बॉडी पुश कर रही है, अगर मैं पूछता हूं कि m2 पे कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, तो जितना m1 उसको पुश कर रहा होगा, ओके। लाइक अगर आपको बताना होगा कि आपके पीछे वाले बंदे ने कितना धक्का दिया, आप पे कितना फोर्स लगा, तो आप अगर उसने आपको हल्के से धक्का दिया होगा तो आप कहेंगे थोड़ा सा लगा, और उसने तेज से धक्का दिया होगा तो आप क्या कहेंगे, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा, ओके। सो क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मास pushed by the previous body into acceleration, ओके। कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग लिखते ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं इनको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 पे कितना फोर्स लग रहा है m की वजह से, ओके, मतलब इस पे कितना फोर्स लग रहा है m की वजह से, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, F2 1, ओके। आप इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 बाय 1, 2 पे कितना फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, ओके, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। सो मास पुश्ड बाय द प्रीवियस बॉडी मतलब m1 ने कितना मास पुश किया, अगर मैं आपको m1 का बताऊं तो सपोज कीजिए ये नंबर्स हैं, ये वैल्यूज हैं 2 और 3, तो m1 ने कितना पुश किया, 2 और 3, 3 2 5 हो गया, 5 kg पुश किया, और एक्सेलरेशन जितना होगा तो 5 इंटू जितना एक्सेलरेशन होगा, अगर आप उसको कर देंगे तो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स निकल आएगा, ओके। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। एंड द सेकंड थिंग इज दैट आप नोट्स बनाते रहिए, बिकॉज दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। एंड ये टॉपिक जो था कॉन्टैक्ट फोर्स वाला, ये जो केस था, ये थोड़ा सिलेबस से बाहर है, बट अगर आपको जेईई नीट की तैयारी करनी है तो आप इसको कर सकते हैं, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपका इसको पढ़ने में से कोई लॉस नहीं होगा, इवन दैट आपका प्रॉफिट ही होगा इसको पढ़ने से। तो आई सजेस्ट यू दैट इसको आप पढ़ लीजिएगा एंड रिवाइज कर लीजिएगा, एंड हाँ, नोट ज़रूर बना लीजिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।